नमस्कार। आप सभी का इस अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम वैदिक नेचर क्योर में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एन.के. सिंह। जैसा कि आप सभी को विदित है कि ये पार्वती विद्यापीठ की 25वीं वर्षगांठ पूरी हो जाने के बाद ये कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। पार्वती विद्यापीठ एक ऐसी संस्था है जिसने भारतीय परंपरागत चिकित्सा और वैदिक परंपरा को या वैदिक साहित्य या वैदिक विज्ञान को प्रचारित और प्रसारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अब उसी की एक इकाई पार्वती विद्यापीठ वैदिक वर्सिटी, जिसके तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और जिसके तहत आपको पार्टिसिपेट करने वाले लोग उसमें जो भी इसको पूरी सफलता से करेंगे वो उसके सर्टिफिकेट के रिसीवर होंगे या पाएंगे। तो 25 वर्षों से काम करते करते लगा कि अब इस चीज़ को हम लोग जहाँ तक है थोड़ा और इसको प्रचारित और प्रसारित करें। और कई लोगों का अनुभव था या कई लोगों का विचार और एक तरह से कहिए कि अनुरोध था कि हमें इसको थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहिए, तो हम लोगों ने किया। अब ज़्यादा भूमिका में न जाते हुए हम लोग अपने विषय पर आए, वैदिक नेचर क्योर। लेकिन उसके पहले 2-3 गाइडलाइन बता दें, क्योंकि जो लोग आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसको हर दिन तो नहीं, हर हफ्ता जो हर शनिवार को ये होगा रात 8 बजे, जैसा कि आज आप देख रहे हैं। और जब भी होगा उसी समय उसमें कुछ एक इनपुट या सवाल दिए जाएंगे हर एपिसोड के साथ। और हर एपिसोड के बाद जिस ईमेल आईडी से आपको लिंक भेजे गए हैं उसी ईमेल आईडी पर हर दिन के जो भी सवाल इस एपिसोड के दौरान दिए जा रहे हैं उसका जवाब आप लिख देंगे। ये आपका असेसमेंट होगा। और बाद में जब इस पूरे पाठ्यक्रम की कंप्लीट होगी तब एक असेसमेंट का और एक पेपर जाएगा जिसमें मल्टीपल चॉइस होंगी कि इतने दिनों की क्लास के बाद आपने क्या सीखा, और उसके बाद आपको ई सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा सभी को, जो जो लोग उसको इस प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं। तो ये छोटा सा नोटिफिकेशन आप सभी के लोग की, चूंकि आज ये पहला दिन है तो आप सभी लोग को पता हो जाए कैसे करना है। और कहीं भी किसी भी समय आपको कहीं भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें कि ये सवाल है। संभव होगा तो उसी समय, अन्यथा नेक्स्ट एपिसोड में उस सवालों को या फिर सारे सवालों को लेके भी एक अलग एपिसोड हम लोग बना सकते हैं, ताकि किसी के अंदर कोई जो भी उनकी जिज्ञासा है उसको अपनी तरफ से एक जवाब देने की कोशिश की जाए। तो इसका ध्यान रखें और थोड़ी गंभीरता से लें, ताकि अब हम लोग, और मैं समझता हूं इसमें वही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिन्होंने आवेदन किया है, जो कि भारतीय इस दर्शन को और इस विज्ञान को स्वीकार करते हैं, मानते हैं और विश्वास भी करते हैं कि उसके अंदर बहुत बहुत कुछ है जो मानवता के लिए दे सकता है, या जो अभी तक दुनिया के सामने शायद उस रूप में नहीं आया। तो आप सिर्फ छात्र ही नहीं है बल्कि इसके वाहक बनने जा रहे हैं, और इस चीज को लेके आप कहीं ना कहीं भविष्य में इसके एक स्तंभ बनेंगे। और उसमें भी हमारी भूमिका रहेगी आपको सहयोग करने के लिए, आपके साथ खड़े होने के लिए। अगर इसको आप काम करना चाह रहे हैं या इस विधा को और गहरे से सीखना चाहते हैं तो हमारे सेंटर पे आके भी और गहरे से अगर कोई चाहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज जो भी करना, तो उसके लिए भी हम आपके लिए तैयार हैं, या वैसे भी हमारे पास कार्यक्रम है। दूसरी बात कि जब हम नेचर क्योर की बात करते हैं तो ऑलरेडी सारे विश्व में नेचर क्योर या नेचुरोपैथी का एक प्रचलन है और बहुत प्रभावी चिकित्सा पद्धति है। लेकिन जब हम वैदिक नेचर क्योर की बात करते हैं तो इतना ध्यान रखिए कि जो आज मॉडर्न नेचुरोपैथी की जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उससे इसको जोड़ के ना देखिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको भी हो सकता है कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए या दोनों में। वो एक अलग मॉडर्न नेचुरोपैथी है जो यूरोपियन ये में ज़्यादा चली है और वो हर जगह फैली हुई है। तो उसमें कई चीज़ें हैं जो वैदिक नेचर क्योर के साथ शायद आपको लगे कि इससे और उसमें अलग है, तो उस चीज़ को अलग ही रख करिए। वैदिक नेचर क्योर हम उस वैदिक परंपरा के अंदर जो विज्ञान है और जो उसका प्रभाव है उसको लेके हम बात करेंगे, और तब हम देखेंगे कि इस वैदिक नेचर क्योर की रेंज कितनी है, इसकी व्यापकता कितनी है। क्योंकि अभी भी जो हम लोग नेचुरोपैथी आज की तारीख में पढ़ते हैं या देखते हैं, जैसे उसमें आक्यूपंक्चर की फंडामेंटल प्रिंसिपल और मॉडर्न नेचुरोपैथी की फंडामेंटल प्रिंसिपल एक नहीं है, लेकिन
कहीं कहीं दोनों एक साथ रखी गई है, किसी किसी देशों में होम्योपैथी के साथ भी रखी गई है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि मॉडर्न नेचुरोपैथी को इसके साथ जोड़ के ना देके हम लोग सिर्फ वैदिक नेचर क्योर की बात करेंगे। अब हम लोग सीधे सीधे विषय पर आ जाएं, बाकी जो भी प्रोसेस और वो की बात हो गई। तो वैदिक नेचर क्योर, जैसा कि नाम है वैदिक, यानी कि सिर्फ वेद की बात नहीं, वैदिक संस्कृति, वैदिक विज्ञान या वैदिक दर्शन, उसके अंदर जो भी वो इनपुट हैं या जो भी वो तथ्य हैं या जो भी वो सूत्र हैं जो हमें या उस समय के जीवन दर्शन में जो आरोग्य के लिए लाभवान रहे हैं या हैं, और जो सीधे सीधे प्रकृति के मूल सिद्धांतों के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें किसी भी तरह की प्रक्षेपण नहीं है या उसमें एडल्टरेशन नहीं है, तो उसको लेके करेंगे। और जब ऐसी बात आती है तो सीधे सीधे हमें पहला सवाल आता है, चूंकि हम लोगों ने अंग्रेजी में वर्ड लिखा है नेचर, हिंदी में हम लोग सामान्यतः कहते हैं प्रकृति, बट जब हम दोनों को साथ, क्योंकि जब हम विषय में जा रहे हैं तो थोड़ी सी हमको विषय को समझना बहुत जरूरी है, तब हम और ज़्यादा चिकित्सा के विज्ञान के साथ या आरोग्य के साथ जोड़ सकते हैं। क्योंकि हम जो भी अगर क्योर या आरोग्य की बात करते हैं तो ये जीव के आरोग्य की बात करते हैं, तो जीव की अवधारणा हमारे सामने क्लियर होनी चाहिए कि हम जिसे आरोग्य देंगे या जिसके शरीर को हम समझते हैं या जिस जीव को समझते हैं कि वो अस्वस्थ है या आरोग्यवान नहीं है, तो वह वास्तव में वो शरीर है क्या। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि नेचर जो हम अंग्रेजी में वर्ड बोलते हैं और हिंदी में जो हम बोलते हैं प्रकृति, क्या यह एक है? ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। जब ऐसे देखने में या जस्ट एक शाब्दिक अर्थ के रूप में या लिटरल मीनिंग के रूप में हम हमेशा प्रकृति को अंग्रेजी में नेचर या नेचर को हिंदी में या हम अपने भारतीय किसी भी भाषा में नेचर को प्रकृति के रूप में अनुवाद करते हैं, लेकिन मूलतः वह नहीं है। दोनों का एक दार्शनिक आधार है, वैचारिक आधार है, जिसके या सांस्कृतिक आधार है। नेचर लैटिन वर्ड्स के नेचुरा से आया है, तो उसके आधार पर सारी जो भी हमारे वेस्टर्न थॉट है वो समझती है, और उसकी मूल परिभाषा दी जाती है कि नेचर वो सारी चीजें हैं जो मानव द्वारा नहीं बनाई गई है या मानव द्वारा सृजित नहीं की गई है, वो सब नेचर है। यानी ऐसा जो कुछ भी हमारे आसपास दिखता है जिसकी क्रिएशन मनुष्य ने नहीं किया है या किसी जीव ने नहीं किया, वो सब नेचर है। यानी नेचर आपको दिखता है, यानी वो जो सृजित हो चुका है लेकिन सृजन करने में कोई और सी शक्ति है उसने किया है, वो है नेचर। प्रकृति क्या है? अब प्रकृति अगर भारतीय दर्शन के हिसाब से देखेंगे तो एक लाइन में अगर कहा जाए तो प्रकृति वो मूल सत्ता है जो हर सृजन के मूल में या हर सृजन के अंदर समाहित है। वो है तो हर सृजन हो रहा है, लेकिन उसकी रचना नहीं हो रही है, वो उसकी सृष्टि नहीं हो रही है, वो हर जगह मौजूद है, कहीं डोरमेंट अवस्था में चुपचाप बैठी है, जहाँ परिस्थितियाँ वैसी बनती है तो वो सृजन करती है, बट वो उसकी सृष्टि नहीं होती है। ये प्रकृति की मूल अवधारणा है भारतीय दर्शन में। अब अगर भारतीय दर्शन में आप जाएं, अगर सांख्य फिलॉसफी में जाएं, तो वो भी कह रहे हैं कि अनमैनिफेस्ट प्रिमॉर्डियल मैटर है, यानी जो अभी भी डोरमेंट अवस्था में अनमैनिफेस्ट है, दृष्टिगोचर नहीं है, डोरमेंट अवस्था में कहीं पड़ा हुआ है या है, और वो प्राथमिक पदार्थ है या प्राथमिक वो सत्ता है जो चुपचाप है, दृष्टिगोचर नहीं है, लेकिन वही सृष्टि के लिए कारक है। ये सांख्य दर्शन करता है। मॉडर्न साइंस थोड़ा सा भी एक करता है कि सृष्टि के लिए कहीं ना कहीं, अगर आज हम लोग क्वांटम फिजिक्स और ये की बात करते हैं तो सृजन के लिए यह मान लिया गया है कि जब कुछ भी नहीं था तो कहीं ना कहीं वो एजिटेशन हुआ था, वाइब्रेशन हुआ था कुछ, वहाँ के बाद से धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। ये एक हमारी अवधारणा विज्ञान भी कहती है, और हमारे इस वैदिक परंपरा में ये भी कहते हैं कि हमारी प्रकृति डोरमेंट अवस्था में चुपचाप शांत पड़ी हुई है, वहाँ पे एजिटेशन हुआ, जो कि सबसे पहले प्रकृति शांत हार्मोनी और इक्विलिब्रियम यानी सामंजस्य में जब
प्रकृति है तो वहाँ कोई नहीं है, लेकिन कहीं कोई हलचल हुई। हमारी परंपरा में या वैदिक परंपरा में त्रिगुण की बात है, 3 गुण की बात है, सत्व रज तम। जहाँ पे इन तीनों के जो सामंजस्य में या इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा इम्बैलेंस हुआ, डिस्टर्ब हुआ या थोड़ी सी हलचल हुई, तो एक सृजन की संरचना या सृजन की परंपरा स्टार्ट हुई। मॉडर्न साइंस भी यही बोल रहा है कि पूरे यूनिवर्स में सब कुछ था, एक एजिटेशन, कहीं ना कहीं कोई हलचल हुई और उसके बाद ये हुई। तो सांख्य दर्शन वही कह रहा है। अगर भागवत गीता में जाए तो वहाँ भी यही बात है, क्योंकि ये संक्षेप में आज पहला दिन है ताकि इंट्रोडक्शन भी हो जाए और तब हम लोग मनुष्य के शरीर के साथ समझ के चले कि शरीर सिर्फ उतना ही नहीं है जितना हमको दिखते हैं, ये शरीर के साथ सब कुछ जुड़ा है। तो भगवत गीता भी कहती है कि ये एकदम प्राथमिक या मुख्य कह लीजिए, मुख्य जो है मोटिव फोर्स है, मुख्य वो बल है या वो एनर्जी है जो किसी भी इस टोटल ब्रह्मांड के प्राथमिक या आवश्यक अवयव या अंग हैं। तो ये वो है जिसको हम बोल रहे हैं आपके ये में प्रकृति, ये है। शैव दर्शन में जाएंगे तो वहाँ भी है कि ये अनडिफरेंशिएटेड है, मतलब अभी भी अपने को सृजित ये चुपचाप शांत एक अवस्था में बैठा हुआ है, और यही आदिम सत्ता है या प्राथमिक या मूल मैटर है। अब उसके बाद जब वो डिफरेंशिएट करेगा यानी अपने का रूपांतरण अलग अलग रूपों में करेगा तो अलग अलग सृष्टि होगी, ये शैव फिलॉसफी कहती है। हमारे देश में कला की बहुत बड़ी परंपरा रही है। आज भी जितने भी कला के कई चीज़ें हुए हैं या जो हम लोग अलग अलग भाव की बात करते हैं उसके मूल में मानते हैं, हमारे जो भारतीय नाट्य शास्त्र उसने भी कहा है कि ये मूल ओरिजिनल है, स्रोत है किस चीज़ का, और पैसिव पावर है, चुपचाप पैसिव पावर है जो मटेरियल वर्ल्ड यानी कि हमारी जो भौतिक दुनिया जो दिखती है, क्योंकि आज की मॉडर्न साइंस उसी को मानती है जो दिखता है, तो जो दिखता है वही भौतिक है, जो नहीं दिखता वो सूक्ष्म है, उस पर हम लोग बाद में आएंगे। तो ये टोटल जो हमारी भौतिक दुनिया है उसके जो मूल में है, ये हमारी उसका मूल जो सोर्स है या स्रोत है ये प्रकृति है, ये नाट्यशास्त्र कहता है। यानी अब इस रूप में समझें तो प्रकृति इटर्नल है, शाश्वत है, हर समय है, शांत है, दिखती नहीं। प्रलय हो जाए फिर भी है, वो शांत है, फिर प्रलय के बाद फिर कोई हलचल होगी तो नई सृष्टि होगी। नेचर खत्म हो सकता है, जो गाछ पौधे मनुष्य जीव जंतु है प्रलय में खत्म हो जाएंगे, फिर कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तब प्रकृति अपने आप को फिर रूपांतरण करके सृजन करेगी, लेकिन खुद सृजित नहीं होगी, ये सृजन की बात है। तो ये हमारी संक्षेप में हमने कहा कि ये क्या है। अब थोड़ा सा और, क्योंकि जब हम मनुष्य को पकड़ते हैं तो मनुष्य को हम जब ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं या उसका आरोग्य और ये की बात करते हैं तो मनुष्य को सिर्फ मनुष्य ही नहीं समझे, उसको भी एक इस प्रकृति के द्वारा सृजित मैटर को समझे, तब हम थोड़ा और समझ पाएंगे और गंभीरता से जा पाएंगे। तो अब देखिए जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो हमारी परंपरा में प्रकृति के कुछ टर्मिनोलॉजी हमें जान के रखनी पड़ेगी, तब हम आगे बढ़ने में सुविधा होगा। प्रकृति में को 2 भागों में बांटते हैं हम लोग, एक असंभूति और एक संभूति। असंभूति वो है कि जो दृष्टिगोचर नहीं है, मतलब वो जो दिख नहीं रहा है, ठीक है, और वो डॉर्मेंट है, लेटेंट अवस्था में, मतलब शांत कहीं है, दृष्टिगोचर नहीं है, लेकिन प्राथमिक मूल मैटर या मूल तत्व या यूँ कहिए कि मूल वो एनर्जी वही है जो शाश्वत बैठा हुआ है लेकिन दृष्टिगोचर नहीं है। उसको भारतीय दर्शन में असंभूति कहते हैं, यानी वो असंभूति प्रकृति का वो रूप है। यानी आपका भी सृजन हुआ है तो आपके सृजन के पीछे और पीछे पीछे जाएंगे तो हम आ रहे हैं उसके बाद कि हम कहेंगे कि हमारे सृजन में या हमारे जन्म में हमारे माँ पिता का ये योगदान है, लेकिन माँ पिता के पीछे कौन है, उसके पीछे है, तो हम उस पर आ रहे हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगी। तो पहले हम कहें कि अगर प्रकृति के अंग के रूप में करें तो एक असंभूति यानी जो कि अनमैनिफेस्टेड, और दूसरा है संभूति जो मैनिफेस्ट है, यानी जो दृष्टिगोचर है, जो दिख रहा है, दृष्टिगोचर है, जो इटर्नल है, जो शाश्वत दिख रहा है, वो मैनिफेस्टेड, उसको संभूति कहते हैं।
और जो दिखता है वो क्या है, क्योंकि प्रकृति तो सृजन नहीं करती, वो दिखता है, जो शाश्वत दिखता है उसका भी वो ओरिजिनल फॉर्म है, मैनिफेस्टेड जो ओरिजिनल फॉर्म है वो भी शाश्वत है, अनडिस्ट्रक्टेबल है, यानी वो उसका विनाश नहीं होता। वो क्या है, वो सूक्ष्म रूप है जिसको हम बोल सकते हैं तत्व, जो एकदम तत्व है और जहां से इवोल्यूशन या जहां से आपके एक मानव का उद्भव स्टार्ट होता है। यानी असंभूति जो एक सत्ता, ये वो एनर्जी बैठी हुई है शांत, जब जरूरत होगी वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म करेगी कुछ क्रिएशन में। और एक संभूति है जो दिखता नहीं है, दिखता है लेकिन वो भी इटर्नल है, वो अनडिस्ट्रक्टेबल माने जो उसको अब तोड़ा नहीं जा सकता, उसको विनाश नहीं करता, वो सूक्ष्म चीज जिसको हम तत्व कहते हैं और उससे सब कुछ बनता है, वो संभूत है, वही दिखता है। और वो संभूत तत्व हर एक व्यक्ति के अंदर है, हर एक जीव के अंदर है, हर एक निर्जीव जो भी सृजित हुई है सबके मूल में वो तत्व है, वही तत्व सबको एक दूसरे के में शामिल है, यानी एक दूसरे को जोड़ा हुआ है, या जो मेरे में है वो दूसरे में है। तो ये संभूत जो सबसे सूक्ष्म वो तत्व जिसको हम शाश्वत है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसका विनाश नहीं कर सकते, वो तत्व हमको बनाता है। और फिर वो तत्व अगर विनाश हो जाए तो फिर अपने आप में शांत रूप में तत्व रूप में बैठ जाता है, फिर असंभूत प्रभावित करता है तो संभूत के रूप में वो निकलता है। तो ये चीज है। अब मैं उस बात पे आ जाऊं जो बात अभी मैं कह रहा हूं, तो कि हमारे जन्म के पीछे कारक कौन है, क्योंकि मनुष्य के जन्म के क्या कारक है, हम मानते हैं कौन है, पेरेंट्स है, माता पिता। उसको थोड़ा सा और स्पेसिफाइड हो तो क्या है, ओवम और सीमेन, या एग और सीमेन, यानी पुरुष का सीमेन और माता के एग मिलने से एक संतान का जन्म होता है। अब मान लीजिए, तो ये सीमेन के लिए पुरुष आवश्यक है, ओवम के लिए महिला आवश्यक है, ये तो ठीक है। लेकिन जिस इसको थोड़ा सा पीछे चलते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि सीमेन था या पुरुष था, ओवम थी या महिला थी, ये सवाल आएगा। तो इसका मतलब है कि जब हम इवोल्यूशन के उस जगह पे जाएंगे जब सीमेन के लिए पुरुष आवश्यक है और पुरुष के लिए सीमेन आवश्यक है, तो दोनों में पहला कौन था, क्योंकि पुरुष के जन्म के लिए भी सीमेन ओवम आवश्यक है और सीमेन और ओवम को प्राप्त करने के लिए भी पुरुष और महिला आवश्यक है। तो दोनों एक साथ कैसे आए, ये सवाल आ जाएगा। तब आप जाते हैं तो यहाँ पे आती है कि संभूत असंभूत, असंभूत असंभूत, संभूत की इवोल्यूशन उस तरह हुआ, धीरे धीरे डिफरेंशिएट हुआ, यानी अपने को प्रकृति ट्रांसफॉर्म की। पहले जीव इवोल्यूट होते हुए जीव आए और आस्ते आस्ते उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, और उसके बाद कई तरह की चीजें आई कि भाई जन्म के लिए अब ट्रांसफॉर्मेशन होगा जीव में, ऐसे ऐसे होते जाएंगे, और फिर कहीं पुरुष मादा, कहीं और पेड़ पौधे के अलग रूप, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रकृति के रूप में होती गई। तो ये लगता होगा थोड़ा सा दर्शन ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन हम जब आरोग्य और मनुष्य के साथ जाएंगे तो ये हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अब मनुष्य बना है किससे, सिंपल समझ रहे हैं कि सीमेन और ओवम से, ये तो क्लियर हो गया। सीमेन ओवम कहाँ से आया, अपने पेरेंट्स से आया, और वो पेरेंट अपने पेरेंट्स से, और अंत में जब जा रहे हैं तो वो असंभूत और संभूत, वो तत्व संभूत तत्व, उसके पीछे प्रिमोर्डियल मैटर असंभूत है, जिसने प्रेरित किया इस जन्म को, और उस जन्म आस्ते आस्ते ट्रांसफॉर्मेशन होते होते इस जगह पे गया कि एक मानव जीवन को निर्मित या सृजित या जन्म देने के लिए दो अपोजिट सेक्स के लोग ये हैं। लेकिन अगर मूल में जाएंगे तो प्रकृति कैसे ट्रांसफॉर्म करते करते ये आए। तो मेरे कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति के अंदर उसका वो मूल है। अब आज आप डीएनए के रूप में करें, क्योंकि डीएनए भी करते करते, एक डीएनए की जांच करते करते हम लाखों वर्षों तक चले जाते हैं कि उनका एंसेस्टर को जोड़ते जोड़ते जाते हैं, कहीं से जीवाश्म मिलता है या कुछ मिलता है, लाखों वर्ष पूरे, तो उसको जोड़ के हम पता करते हैं कि वो किस रीजन के लोग थे या उनका डीएनए किससे होता है। तो अगर इस रूप में जाए तो वैदिक परंपरा में, तो हम कहीं ना कहीं अपने उस तत्व में जाते हैं, उस तत्व से जुड़ते हैं जहाँ से सृजन की शुरुआत हुई है, या धीरे धीरे पीछे जाते जाते उस जगह पे जा करते हैं कि हम कहीं ज़्यादा अतीत में कहीं
और जिससे आज हम अलग हैं उससे जुड़ते जाते हैं या प्रकृति के उस मूल में जाते हैं, या यूं कहें कि हम अपने शरीर को के अंदर प्रकृति के उस मूल को खोजते हैं, उस मूल के साथ जोड़ते हैं। आज विज्ञान डीएनए में जाए, जेनेटिक्स में जाए, हमारी इस परंपरा में हम उस ये के साथ छोड़ते हैं। यानी एक मनुष्य जिसकी उम्र 20 साल हो, 40 साल हो, 80 साल हो, लेकिन उसके अंदर की जो मूल है वो लाखों वर्ष के साथ उसके साथ जुड़ी हुई है, और वो कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है। और उस ट्रांसफॉर्म होने में कई चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो हम एक व्यक्ति को या एक मनुष्य के साथ नहीं बात कर रहे, वो मनुष्य के साथ इतने वर्षों का वो तत्व का ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ वो व्यक्ति किस परिवेश में रहा है, और उस परिवेश के साथ साथ कौन सी चीज खा पी रहा, उसके साथ उस तत्व का क्या इंटरेक्शन हो रहा है, और वो इंटरेक्शन किस तरह उसके शरीर को या उसके अस्तित्व को, क्योंकि अब शरीर हम बात करेंगे तो सिर्फ फिर वही फिजिकल बॉडी आ जाएगी, क्योंकि हम अब एक मनुष्य को सिर्फ उसके हाथ पांव पैर की तरह नहीं देख रहे हैं, वो एक देख रहे हैं कि वो एक फिजिकल बाउंड्री है, लेकिन उसकी रूट कहीं बहुत ज़्यादा है, बहुत गहरे है कहीं है। तो वो और उसके अंदर वो जिस परिवेश में रह रहा है, वो परिवेश भी उसके उस बाउंड्री के साथ मिला हुआ है। एक व्यक्ति का परिवेश अगर हम मेडिकली भावें तो स्किन जहाँ है खत्म, उसके बाहर वो एटमॉस्फेयर है। लेकिन अगर वैदिक परंपरा में करें तो वो व्यक्ति का स्किन बाउंड्री नहीं है, स्किन सिर्फ उसके स्ट्रक्चर को ढके हुए है, लेकिन उस व्यक्तित्व का संपर्क, उस व्यक्तित्व का अस्तित्व इस पूरे एटमॉस्फेयर के साथ है। कि अगर हम यहाँ पे आप देख रहे हैं हाथ हमने रखा है, तो ये एटमॉस्फेयर के अंदर ये हाथ आ गया, ये हाथ हटा के हम यहाँ रखे तो ये जगह के एटमॉस्फेयर से हम यहाँ हट गए, फिर इस यहाँ के वायुमंडल के साथ हम जुड़ गए। ये संक्षेप में हम समझाने की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब व्यक्तित्व उस एटमॉस्फेयर के साथ भी है, उसके अस्तित्व को, सिर्फ हम शरीर को नहीं सोचेंगे तो उस रूप में समझते हैं। तो वो जिस परिवेश में है उस परिवेश के साथ इसके अंदर की प्राणिक एनर्जी को संभालने के लिए जो जो चीजें वो करता है वो सारे कुछ उसके व्यक्तित्व और उसके होने में या उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इसलिए वो स्वस्थ और अस्वस्थ जब भी है तो ये सारे कारक भी उतने ही महत्वपूर्ण है। इसको महज एक दर्शन या फिलॉसफी के रूप में मत मान लीजिए कि ये है, ये कारक है। और तब आप जब इस गहरे स्तर पर किसी के व्यक्ति को, किसी के अस्तित्व को, किसी के मनुष्य को या किसी जीव को समझेंगे और तब उसके रोग और आरोग्य की बात करेंगे तो आप गहरे उतरेंगे और शायद उसको बेहतर आप सुझाव दे पाएंगे और बेहतर रूप में उसको अपने अस्तित्व को ठीक करने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, एक सिंपल बात है कि हमारा शरीर मल्टी सेलुलर है, बहुत से सेल हैं, करोड़ों सेल, लेकिन वो करोड़ों सेल एक एक सेल मिलके करोड़ों बने, यानी हमारे शरीर में एक एक सेल कई हैं, यानी एक सेल है उसके कितनी संख्या है। और अगर एक सेल बाहर है कहीं, तो जैसे अमीबा है वो यूनिसेलुलर है, माने उसकी पूरी लाइफ साइकिल एक सेल में चलती है, तो वो उसमें भी वही सेल है हमारे में। अब एक सेल जब अकेले है तो किस रूप में, ये करोड़ों सेल मिलके एक शरीर को बना रहा है, जिसे हम कहते हैं मनुष्य है। लेकिन वो मनुष्य क्या है, ये शरीर क्या है, ये जो शरीर दिख रहा है वही मनुष्य है, या फिर वो सेल है, करोड़ों सेल है, या एक सेल है, क्योंकि हर सेल अपना अपना प्रोटोप्लाज्म है, उसके अंदर अपनी मेटाबॉलिज्म हो रही है, वहां से एनर्जी लिबरेट हो रही है। वो एनर्जी कहाँ जा रही है, क्या वो एनर्जी सिर्फ उस कोष को दे रही है, या इतने सारे कोष मिलके एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे कर रहे हैं। मेडिकली हम बता सकते हैं कि सेल है, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बन रहा, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, और फिर अलग अलग सिस्टम किया, फिर हमारे न्यूरोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन बने, उसके साथ जुड़ा गया, वहां से हमारे सेंसेशन और वो रिएक्शन हुआ, ब्रेन किया, ये सब कुछ चीज हो रहा है। लेकिन उसकी इकाई क्या है, सेल। वो सेल एक सेल है, जहां है एक ही सेल है, लेकिन एक सेल है, वो अपना काम कर रहा है, उसके बगल का सेल दूसरा काम कर रहा है। ये सेल की कोऑर्डिनेशन जब बनती है तो हम बता रहे हैं कि एक ह्यूमन बॉडी है। बॉडी की बात करें, माइंड की बात अभी नहीं आ रहा है, माइंड के कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में आएंगे। तो ह्यूमन बॉडी है, एक सेल शरीर में है, और वही सेल अलग अलग
जब वही सेलों की संख्या बढ़ती जा रही है तो हम मल्टी सेलुलर हो रहे हैं और अपने को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बता रहे हैं कि हम कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन के जो स्ट्रक्चर है बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसकी इकाई क्या है? सिर्फ एक सेल ही उसकी इकाई सेल है। वही सेल कई संख्या में बढ़ गई और कई जगहों पे जो जहाँ गई उसके हिसाब से अपने उसने काम करना शुरू किया। जिस सेल की जहाँ पोजीशन है वो उस हिसाब से अपने काम कर रही है, लेकिन इकाई में सेल है। और वो सेल अगर अलग है तो एक अमीबा में भी है यूनिसेलुलर, उसके अंदर उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो वो सिंपल एक सेल से अपने लाइफ स्टाइल कर रही है। हमने अपने कॉम्प्लेक्स कर दिया कि हमने करोड़ों अमीबा समझ लीजिए, क्योंकि एक सेल में एक अमीबा करें तो करोड़ों सेल को जब जोड़ रहे हैं। अमीबा के अंदर कॉन्शसनेस नहीं है उस लेवल की, उसके अंदर सिर्फ एक प्रिमिटिव इवोल्यूटरी या यूं कहिए कि रिफ्लेक्सेस है कि उसको ये पता है कि हमारे पास जीने के लिए क्या करना है। उसके पास जो नेचुरल रिफ्लेक्सेस है वो थॉट प्रोसेस उसके पास नहीं है। लेकिन वही सेल जब कई संख्या में हमारे साथ मिलकर कई बनती हैं तो हम एक अपने आप को श्रेष्ठ बोले या बहुत बोलते हैं कि हमारे अंदर ब्रेन है या हमारे अंदर थॉट प्रोसेस है। हम बात है थॉट प्रोसेस पे भी हम लोग बाद में आएंगे, लेकिन जब ये है तो एक यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर जब हम अपने आप को करते हैं, लेकिन इकाई में हम भी हमारे मल्टी सेलुलर हम होने के बावजूद भी हमारी इकाई वही कोशिका है जो किसी एक यूनिसेलुलर जीव में भी है एक कोशिका, हमारे में भी कोशिका है, लेकिन हमारी कोशिका हमारी कोशिकाओं की संख्या इतनी है या उसका कोऑर्डिनेशन है ऐसा कि वो फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करती है और हम एक कॉम्प्लेक्स जीव के में भी आते हैं और हमारे अंदर कॉन्शसनेस भी आती है। तो इवोल्यूशन की एक प्रक्रिया भी है कि हम एक जगह से उस जगह से बढ़ते बढ़ते उस जगह तक आए कि जहाँ चेतना या थॉट प्रोसेस नहीं थी, वहाँ से एक जीव में हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम थॉट प्रोसेस में आए हैं और हम चेतना की भी बात कर रहे हैं। लेकिन एक कोशिकीय जीव अभी भी वो है रूडिमेंटरी के रूप में, या यूं कहें कि सजीव में है वो भी जीव, अमीबा या वो यूनिसेलुलर कई अभी कि जब वो दिखाते कि एवोल्यूशन जब हुआ तो उनकी अभी लाइफस्टाइल क्या है और एक ह्यूमन नेचर की लाइफस्टाइल क्या है, लेकिन ये सब कुछ की इकाई में सेल है। तो अब उस रूप में अगर हम समझें तो ये क्लियर है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। इवोल्यूशन और डेवलपमेंट जैसे जैसे डिफ्रेंसिएशन हुआ, प्रकृति ने अपने की ओर डिफ्रेंशिएट किया, मतलब अपने को सृजित किया और अपने फॉर्म को नए नए फॉर्म में ले आया या फिर ट्रांसफॉर्म किया, और करते करते हम एक जगह पे आए जहाँ पे ये हुआ। आज ह्यूमन एक इस रूप में आया है। इसलिए कई थ्योरी को चैलेंज भी लोग करते हैं, जैसे डार्विन की थ्योरी को भी चैलेंज करते हैं कि भाई डार्विन अगर कहते हैं कि पहले हमारे लोग ऐसे थे वो थे या वो थे बंदर से आदमी बने तो आज भी तो बंदर है, वो आदमी क्यों नहीं बने? तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात आ जाती है। लेकिन सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो वो लगता है कि सेल हर जगह था, लेकिन सेल की कोऑर्डिनेशन, कॉम्पोजिशन और एक दूसरे के साथ डिफ्रेंसिएशन जब जिस तरह होने लगा तो एक कॉम्प्लेक्स नेचर आया और ये है। अब ये अगर सेलुलर जो हमारा कोऑर्डिनेशन है, इसको इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शरीर में आज भी कोशिकाएं हैं, उस कोशिकाओं के कोऑर्डिनेशन को अगर हम अपने लाइफस्टाइल से हो या किसी और वजह से उसके जो कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं उसके अंदर कुछ ऐसा कर दे रहे हैं, इवोल्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन में अब हमारी अपनी लाइफस्टाइल या नेचर उसको इस तरह कर दे रही है कि उसकी हार्मनी को, यानी उसका जो बैलेंस है या उसका सामंजस्य है, उसको हम ब्रेकअप करते हैं, तो जाहिर बात है कि हमारे अंदर उस जो हार्मोनियस एक शरीर है जो एक बड़े बैलेंस वे में सब काम कर रही है, अगर हम उस बैलेंस को तोड़ते हैं, उस बैलेंस की कोऑर्डिनेशन को कहीं ना कहीं कोई बाधा देते हैं तो रोग सृष्टि होती है, रोगग्रस्त होते हैं। महज इस तरह मत समझिए कि ये वजह से रोग हो गया, वो रोग हो गया, क्योंकि जब प्रकृति ने सृजन किया है तो उसके अपने कोऑर्डिनेशन, उस कोऑर्डिनेशन से हो रहा है और उसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन होते होते इतनी बड़ी शरीर अपना काम कर रही, नॉर्मली कर रही है। लेकिन अगर वो डिस्टर्ब हो रही है तो उसके मूल कारण है कि जो वो ट्रांसफॉर्मेटिव एक अस्तित्व बना है, अब इस शरीर के माध्यम से कुछ भी काम कर रहे हैं, नेचर की जो कोऑर्डिनेशन है उसके अगेंस्ट या उसके विपरीत ऐसा कुछ कर रहे हैं कि इस कोऑर्डिनेशन को हम बाधा सृष्टि कर रहे हैं। अगर ये शरीर उस बाधा को ओवरकम कर ले रही है तो रोग नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रही है तो हम रोग हो रहा है।
तो वैदिक नेचर की ओर जब हम पढ़ेंगे तो उस रूप में हमें बहुत ज़रूरी है कि पढ़ने की, समझने की ज़रूरत है। अब एक चीज़ जो हम सबसे ज़्यादा आप लोग से एक चीज़ और करेंगे कि हम जो कुछ भी देखते हैं, महसूस करते हैं हमारे आसपास, क्योंकि कोई चीज़ बाहर है, बाहर मतलब इस शरीर को अगर हम मान लें एक बाउंड्री, शरीर के बाहर, मैंने पहले कहा कि एक मनुष्य के पूरे जीवन को सिर्फ शरीर एक फिजिकल स्ट्रक्चर की बाउंड्री हो सकती है, उसके अस्तित्व की बाउंड्री नहीं होती। क्योंकि एक बाहर, जब आपके शरीर, जो शरीर को आप मानते हैं बाउंड्री, शरीर के बाहर कुछ देखते हैं वो आपको प्रभावित करती है, तो आप तो वो तो आपके शरीर के बाहर है, फिर भी वो आपको प्रभावित करती है। इसका मतलब आपका अस्तित्व इस शरीर के बाहर भी है, या जो बाहर है वो कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर है, तभी तो आपको प्रभावित कर रहा है। यानी आप शरीर से कुछ ज़्यादा है या शरीर से सिर्फ शरीर नहीं है। अब उस पर हम जब आते हैं कि हम जब देखते हैं कि कई चीज़ें हमारे आसपास घटती या हम कुछ बाहर देखते हैं उससे प्रभावित होते हैं, तो जाहिर है कि बाहर कोई चीज़ है वो हमें प्रभावित करती है, तो वो एक प्रेरक है या उत्प्रेरक है, अंग्रेजी में बोले तो स्टिमुलस है, जो हमको उद्दीपित करती हैं। और वो उद्दीपना या वो स्टिमुलस हम कैसे लेते हैं? थ्रू सेंस। और सेंस लेते हैं बाहर, वो जो है वो सेंस है, हमारे अंदर सेंस ऑर्गन है। तो हम सेंस के माध्यम से जिस चीज को महसूस करते हैं एज ए रियल, बट वो रियल नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर नहीं है, वो हमारे शरीर के बाहर है, इवन हमारे चेतना में भी नहीं है, कॉन्शसनेस में भी नहीं है। हमारे सेंस के सामने आया तो सेंस ने उसको परसीव किया और उसके बाद हम उसका इंटरप्रिटेशन करने लगे। भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में इसको ही माया कहा है कि जो हम रियल के रूप में मान रहे हैं वो रियल है नहीं, माया है। एक अगर व्यक्ति को भी हम देख रहे हैं कि वहां वो व्यक्ति खड़ा है, तो हम व्यक्ति को तो नहीं देख रहे हैं, उस व्यक्ति के ऊपर रोशनी पड़ रही, वो रोशनी रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में पड़ रही, वो रोशनी हमारे आंखों में पड़ के एक इमेज बना रही है। अगर उस व्यक्ति पर वो रोशनी नहीं पड़े, वो रोशनी हमारे आंखों पे नहीं आए, तो व्यक्ति होते हुए भी हमें नहीं दिखेगा। तो जो हमको दिख रहा है होते हुए भी रियल नहीं है, हमारे लिए रियल है, वहां पे है, हमारे आंखों में जो दिख रहा है वो रियल नहीं है, आंखों में लाइट रेज जाती है। तो ये भी एक चीज है, और ये कहीं ना कहीं जब हम इस चीज को इसलिए भी बोल रहे हैं, ये दर्शन की बात नहीं है, विज्ञान की तो बात है ही है, लेकिन ये मेडिकल साइंस के साथ इसलिए जोड़ रहे हैं कि कभी कभी, क्योंकि आज की चीज में हम जब किसी रोग को भी समझने लगते हैं ना, रियल अनरियल नहीं समझते, ये सेंस ऑर्गन बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, और कई रोग अनरियल होते हुए भी रियल बन जाते हैं, क्योंकि जो है वो इसी तरह बाहर है, लेकिन हमने उसको अपने सेंस के माध्यम से जोड़ के अपने थॉट में उसको रियल बना लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप रोग को देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं, स्वास्थ्य को देख रहे हैं, तो उसके साथ इस सेंस को देखिए, सेंस के स्टिमुलस को देखिए कि ये जो हमारे पास है इसका स्टिमुलस पॉइंट कहाँ है। वो स्टिमुलस पॉइंट शरीर के अंदर है, आपके थॉट प्रोसेस में है, या बाहर है। इसी तरह माया अनरियल जो आपको, आपके थॉट प्रोसेस को प्रभावित करके उसको रियल बना रहा है, और आप अपने पूरे शरीर को संप्रेषित कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि यही सच है, इसी को स्वीकार करो। और आपके शरीर के अंदर जो सारी कोशिकाएं जो कोऑर्डिनेशन वे में प्रकृति के निर्देश से काम कर रही है, आप अपने इस माया से उसको बता रहे हैं कि ये सही है, और वो जब सही है तो वो आपको शरीर और स्वास्थ्य और रोग के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, और आपके इस माया के प्रभाव में शरीर भी उसी में उलझ रहा है और आप रोगग्रस्त हो रहे हैं। इसको सिर्फ दर्शन और धर्म के रूप में मत देखिए, क्योंकि आप एक अनरियल चीज को, शरीर को रियल के रूप में स्वीकार करने के लिए करोड़ों कोशिकाओं को बता रहे हैं कि यही रियल है। क्योंकि अब आपको प्रकृति ने जो कॉम्प्लेक्स शरीर बनाया है, उसकी जो मैकेनिज्म है, उसमें अब आप एक ऐसे फीडबैक दिए, क्योंकि सेंस आपको है परसीव करने के लिए कि आप परसीव करो और जज करो। आपने उसी को फाइनल मान लिया, रियल मान लिया, और आप उसके मैकेनिज्म को करने लगे जो कि अनरियल है, तो वो फिर आपके मैकेनिज्म को उस तरह प्रभावित करेगा, उस तरह होगा। जैसे आप पेट्रोल की गाड़ी में अगर केरोसिन तेल डाल देंगे तो थोड़ी देर बाद फिर वो गाड़ी वही है, लेकिन अब पेट्रोल घुस गया तो वो पेट्रोल की जगह केरोसिन घुस गया, तो गाड़ी वैसे ही काम करने लगेगी, और फिर आस्ते आस्ते गाड़ी में कई प्रॉब्लम आएगी। और जब तक आप पता नहीं होगा कि इसमें हमने भाई तेल ही डाला है, लेकिन
पेट्रोल नहीं डाल के हमने केरोसिन डाला है तो आपको असुविधा होगी, तब आप उसका इलाज कर पाएंगे। तो ये है कि हमको इस माया को भी समझना है। अब जो एक मैंने कहा कि तत्व भी वही है, सूक्ष्म चीज, लेकिन वो दृष्टिगोचर है और वो प्राथमिक चीज है जो कभी जिसका विनाश नहीं होता है। वो हमारे संभूति प्रकृति का मूल आधार है। यानी जब दृष्टिगोचर होगा उसके लिए तत्व की जरूरत है। और जब हम एलिमेंटल थ्योरी की बात करेंगे, एलिमेंट पे आएंगे, तो वो बात हो जाएगी कि हमारे लिए तत्व वो इम्पोर्टेंट है। आज की तारीख में बहुत से हम लोग एलिमेंट की बात आ गई है, बहुत कुछ आ जाएगी, लेकिन वैदिक परंपरा में बहुत पहले तत्व को कहा गया अनडिस्ट्रक्टेबल पार्टिकल, यानी उससे छोटा और कुछ नहीं है। अभी भी हम लोग पहले मानते थे यहाँ पर एटम, एटम के बाद आए एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अब आ गए हैं क्वार्ट्ज, यानी उससे भी छोटा है। यहाँ पहले ही बोल दिया कि आखिरी वो सूक्ष्म तत्व जिससे छोटा कुछ नहीं है, उसको उन्होंने तत्व कहा। लेकिन अभी हम लोग बोल रहे हैं, लास्ट बोल रहे हैं, उसके बाद फिर आ जा रहा है। यहाँ पहले ही बोला उसको सबसे सूक्ष्म तत्व, उसको उससे और उसका डिस्ट्रक्शन है, मतलब उससे और छोटा नहीं हो, अनडिवाइजेबल पार्टिकल से, तो वो तत्व है। अब तत्व वाले पर बात में तो हम लोग आएंगे ही। तो ये चीजें हमारी चीज में है। और आज इंट्रोडक्शन में मैंने थोड़ा सा ये किया, लेकिन थोड़ी चीजें हमें जान लेना बहुत जरूरी है। और एक चीज जो था हमारे लिए, आपको मैं बता दूं कि एक हमारे यहाँ तत्व तो हमने कह दिया, लेकिन तत्व के साथ साथ हमने एक हमारे जो त्रिगुण की बात हमने कही थी, त्रिगुण की 3 वास्तविकता है, रियलिटीज है, नॉट ट्रूथ, अब बोल नहीं सकते, 3 रियलिटीज है, वास्तविकता, जो पूरे जो एक्शन है, जो भी पूरी प्रक्रिया है, एक्शन है या क्रिया है या फोर्स है, ठीक है, आइदर तत्व को के लिए या प्रकृति के मॉडिफिकेशन के लिए, प्रकृति रूपांतरित हो रही है, प्रकृति जो सृजित कर रही है अपने अंदर की उस मूल सत्ता को एक रूप के रूप में सृजित कर रही है। तो इस सबके बीच में जो मैंने पहले ही कहा कि होता है तत्व, त्रिगुण की बात है, सत्व रज तत्व, सत्व रज और तप, और उसमें भी रज होते हैं, रज थोड़ा एक्टिव होती है, तो रज एक्टिव होता है और कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करने में ये करता है। तो इसको हम जब करते हैं तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब हम त्रिगुण की बात करते हैं, और सत्व रज तम आप सब भी जानते हैं थोड़ा बहुत, और नहीं तो इस पर तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन सत्व रज तम 3 गुण हैं। मान लिया गया है कि हर चीज के अंदर ये त्रिगुण है, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ, माने है तो तीनों, किसी में किसी का प्रभाव होता है, किसी का बेसिक जो डोमिनेट होता है वो कैरेक्टर दिखता है, लेकिन होता तीनों। इसका बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाए तो रोग भी होते हैं, और इसका इम्बैलेंस होता है तो बैलेंस करने के लिए सृजन भी होती है। ये जो वैदिक परंपरा की ये में क्या गया है, ठीक है। अब देखिए एक और चीज हमारी परंपरा में कही गई जिसे विकृति कहा गया है। विकृति क्या है? ये भी जो मॉडिफाइड प्रकृति है, माने रूपांतरित प्रकृति, जो कि जो दिख रही है, जाहिर है उसके मूल में प्रकृति, मैंने कहा कि जो भी दिख रहा है उसके मूल में प्रकृति है। तो हमारे भी जन्म के पीछे मूल में अगर जाएंगे तो प्रकृति है, और जो आसपास दिख रहा है उस हर सृजन के पीछे मूल प्रकृति। अब जो मॉडिफाइड या रूपांतरित या प्रकृति का जो सृजित भाग है, वो हम जब देख रहे हैं या उसको महसूस कर रहे हैं या उसका अनुभव कर रहे हैं, तो जो अनुभव करते हैं अपने सेंस के माध्यम से, यानी हमारे अंदर जो अनुभूति के जो ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है, उसके माध्यम से हम उसको महसूस करते हैं। लेकिन ये सिर्फ महसूस नहीं करना, अगर हमको कुछ दिख गया तो आंखों से देख रहे हैं, कुछ आवाज आई तो कानों से सुन रहे, उतना ही नहीं है। उस चीज को हम डिस्टॉर्ट, विकृति अगर होगा तो उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, मतलब उसकी कहीं ना कहीं उस जो कुछ भी दिख रहा है उस चीज को हम थोड़ा सा उसके भाव को, उसके रूप को या उसके शब्द को, जो भी दिख रहा है उसके मूल रूप को हम डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। किस आधार पर? अपने परसेप्शन से, अपने इच्छा से और अपनी आशाओं से। अब शरीर के अंदर हमारी एक्सपेक्टेशन है, परसेप्शन भी है कि हम किसी चीज को किस रूप में देखना चाह रहे हैं।
अगर हम मान लें कि आदमी गलत है, हम मान रहे हैं, उसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने परसेप्शन बना लिया कि गलत है। हमारी इच्छा है कि ये खाएंगे, भले वो खाने से बीमार पड़ जाए, डायबिटीज़ के रोग है, लेकिन इच्छा है कि हम खाएंगे। और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि भाई हम तो सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेटर बनेंगे, बैट भले ही ज़िंदगी में नहीं पकड़े होंगे लेकिन आएंगे। तो ये सब चीज़ होती है कि अनरियलिस्टिक जब हम इस तरह के परसेप्शन, एक्सपेक्टेशन और डिज़ायर हमारे हो जाती है, तो जो कुछ भी हम इस दृष्टिगोचर सृजन जो प्रकृति ने किया है, उस चीज़ को जो हम देख रहे हैं या उस चीज़ को हम अपने सेंस के माध्यम से अनुभूत कर रहे हैं, उसको हम डिस्टॉर्ट भी कर रहे हैं। यानी प्रकृति ने तो सृजन किया है, उस चीज़ को हम, उसमें हमारी परसेप्शन, डिजायर और एक्सपेक्टेशन जब घुस जा रही है, तो हम उसी चीज को, सही को भी अपने ये रूप में देख रहे हैं, यानी सृजन का विकृत रूप कर रहे हैं, उस रूप को या उस पूरे सृजन को विकृत कर रहे हैं। तो एक विकृति में आ रहे हैं, और विकृति उसमें नहीं है, वो विकृति हमारे में है, लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, उस रूप को अपने उस परसेप्शन के आधार पर उस चीज को देख रहे हैं और उसकी व्याख्या कर रहे हैं। जिस रूप में है उस रूप में नहीं कर रहे, हम अपने रूप में कर रहे हैं। चाहे रोग के भी ये में हो सकता है और हमारे परिवेश के भी हो सकता है। हमको पता है कि भाई सफाई से रहनी चाहिए, लेकिन हम घर में सफाई कर रहे हैं और घर की कूड़ा खिड़की से बाहर फेंक दिए। ये हमारा परसेप्शन है, हमने विकृति कर रहे हैं, तो ये हमारे विचार की विकृति है। और कई चीजें इसी तरह हम ये कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, तो आज के लिए मैं, चूंकि पहला दिन है, इंट्रोडक्शन था, हो सकता है थोड़ा सा लग रहा होगा कि बहुत दर्शन की बात हो गई, लेकिन ये दर्शन की बात नहीं, ये पूरी विज्ञान है कि आप शरीर जो है, आप शरीर नहीं है। आपकी जो सिर्फ हम मानते हैं फिजिकल बॉडी, वही नहीं है, क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी के बाहर भी कुछ है जो आपके फिजिकल बॉडी को प्रभावित, फिजिकल बॉडी को नहीं, आपके पूरे अस्तित्व को प्रभावित करती है। तो जो प्रभावित करती है वो बाहर होते हुए भी अंदर प्रभावित कर रही, तो अंदर है या बाहर है, या इस अंदर बाहर के बीच में सेतु क्या है, वो सेंस है, कैसे आप एक विकृति के रूप में पहुंच जा रहे हैं। तो ये सारी चीजों का ये है। और आज के लिए आप सभी को, चूंकि पहला दिन है, इंट्रोडक्शन है, तो आप अपने आप से जो जिस ईमेल आईडी से आपके पास ये गया है, लिंक गया है आज का, उसी ईमेल आईडी पर आज के सवाल नहीं बोलेंगे, एक आकलन है कि आप अपने आप को, आपका परसेप्शन लेवल जो भी है, जो भी इस बात से आज से समझेंगे, तो आपके जीवन में या आपके आसपास के जीवन में इस विकृति का प्रभाव कितना आपके अपने शरीर पे हो सकता है, आपके संबंधों पे हो सकता है, या फिर आपके जो भी आपके प्रोफेशन है उसमें हो सकता है। तो क्या आपके आसपास विकृति उस रूप में है? और विकृति माने जो मैंने कहा, परसेप्शन, डिजायर और एक्सपेक्टेशन, वो आपका अपना भी हो सकता है कि आप किसी चीज को इसी रूप में देख रहे हैं, या आपके आसपास के लोग हैं जो आप इसी तरह दिखाना चाह रहे हैं और आप चाह के भी उनको समझा नहीं पा रहे हैं कि ये परसेप्शन आपका है, या आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इस आदमी का परसेप्शन ये है, आप परेशान हैं, ये नहीं पा रहे हैं। तो ये है, तो किस तरह की परसेप्शन है और डिजायर है, एक्सपेक्टेशन है। तो ये सबसे पहली बात है कि ये सब आपको लिखना है और मेल में करना है कि इस तरह की विकृति अगर कहीं है, उसका असर शरीर पे या आपके अस्तित्व पे कैसे पड़ रहा है, उसके कारक आप खुद हैं या आपके आसपास के लोग हैं या वो है, वो आपको लिखना है। दूसरी चीज है जो हमने त्रिगुण की बात कही, सत्व रज तम, आप अपने में अपने आप को किस गुण के करीब मानते हैं या करते हैं कि आप अपने किस गुण से प्रभावित हैं। और तीसरी बात कि आप अपने आप को कितना स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, रोगमुक्त हैं या स्वस्थ हैं, और अगर स्वस्थ हैं तो किस आधार पर आप मानते हैं कि स्वस्थ हैं, रोगमुक्त हैं तो किस आधार पर मानते हैं कि रोगमुक्त है। ये 3 सवाल और इस पे लिखना है। ये आपका आज का टास्क है, ये सवाल भी नहीं मिले, टास्क है कि आज जो डिस्कस हुआ उसका ये टास्क है। ये टास्क आपको करके मेल पर 2 दिनों के या 3 दिन के अंदर आप उसी मेल पर, जिस मेल से आपको ये
आज का लिंक गया है, उसी में भेज दीजिए। और अगले शनिवार को फिर हम लोग 8 बजे मिलेंगे। इसका अगले टॉपिक पे हम बढ़ेंगे अगले ये में, क्योंकि अब हमने बेसिक ये कर लिया, लेकिन अब हम जाएंगे अब धीरे धीरे मनुष्य के शरीर के अंदर या शरीर के बाहर के बीच इस अंतर संबंधों पर जाएंगे, जो अब धीरे धीरे मनुष्य के अस्तित्व को प्रभावित करती है और कैसे कैसे डिसइंटीग्रेट करती है या इंटीग्रेट करती है, उस पर हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिए और लोगों को भी शेयर करिए कि जुड़े लोग और समझें और अपने देश की इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। ये पूरा विज्ञान है और किसी भी सवाल का हो आप व्यक्तिगत तौर पे भी मेल कर सकते हो, उस पर भी हम लोग बाद में बात कर सकते हैं अगर किसी को कोई ये हो। तो आज के लिए इतना ही, और ये आज जो 3 मैंने टास्क की बात की वो जरूर करिए। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले शनिवार।